प्यारे दोस्तों, मैं रत्नभूषण, फ्रेंड मोटिवेटर एंड गाइड टू आईएएस एस्पिरेंट, इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर, लीडरशिप ट्रेनर, पॉलिटिकल स्टडीस्ट एंड पॉलिसी एडवाइजर। श्रोत्रादि निनिंद्रियाण्य समा निर्गुषु जुहन्ति शब्दादिन्वंस्यानन्यन इंद्रियाग्रसु जुहति। इनमें से कुछ विशुद्ध ब्रह्मचारी श्रवणादि क्रियाओं तथा इंद्रियों को मन की नियंत्रण रूपी अग्नि में स्वाहा कर देते हैं और दूसरे लोग नियमित गृहस्थ इंद्रिय विषयों को इंद्रियों की अग्नि में स्वाहा कर देते हैं। इस श्लोक को मैंने श्रीमद् भगवत गीता से लिया है। दोस्तों, सफलता पाना और सफलता के लिए प्रयास करना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। प्रयास करना बहुत बड़ी चीज़ होती है। प्रयास अगर आप करते रहेंगे और लगातार करते रहेंगे तो आज नहीं तो कल आपको सफलता जरूर मिलेगी। डेल कार्नेगी की प्रसिद्ध पुस्तक से दो लाइन में जरूर आपको बताता हूँ। ईसा मसीह के पैदा होने के 2200 साल बाद पहले मिस्र के सम्राट अक्तोई ने अपने पुत्र को यह समझदारीपूर्ण सिखा दी थी, कूटनीतिज्ञ बनो, इससे लोग तुम्हारी बात मानेंगे और तुम्हें फायदा होगा। कूटनीतिज्ञ बनो, इससे लोग तुम्हारी बात मानेंगे और तुम्हें फायदा होगा। दूसरे शब्द में अपने ग्राहक अपनी पत्नी अपने विरोधी से बहस न करें। उन्हें यह न बताएं कि वे गलत हैं, बस थोड़ी सी कूटनीति का प्रयोग करें। दूसरे व्यक्ति के विचारों के प्रति सम्मान दिखाएं। यह कभी न कहे आप गलत हैं, यह कभी नहीं कहें आप गलत हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ ऑफ टुडेज आर: चीन को थाईलैंड ने दिया दूसरा झटका, क्राक कैनल प्रोजेक्ट रद्द। अपनी दादागिरी से भारत को परेशान कर रहे चीन को थाईलैंड ने पनडुब्बी सौदा लटकाने के बाद अब दूसरा झटका दिया है। वह क्राक कैनल प्रोजेक्ट रद्द करने जा रहा है। इससे हिंद महासागर तक चीन की पहुंच आसान हो जाती। चीन लंबे समय से इसके पूरा होने की आस लगाए बैठा था। TFI पोस्ट की खबर के अनुसार करीब 120 किलोमीटर लंबे क्रा नहर प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद ड्रैगन दक्षिण चीन सागर का और हिंद महासागर में अपने नवनिर्मित ठिकानों तक आसानी से पहुंच सकता था। इसका मतलब ये हुआ कि खतरे के समय चीन के युद्धपोत कुछ दिनों की बजाय कुछ घंटों में ही हिंद महासागर में आ जाते। अभी इसके लिए चीन को 1100 किलोमीटर की अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ती है। चीन क्रा प्रोजेक्ट के सहारे मलक्का की खाड़ी को बाईपास करते हुए दक्षिण चीन सागर में अपना वर्चस्व कायम करना चाहता है, ताकि हिंद प्रशांत क्षेत्र में कोई उसे चुनौती न दे सके। थाई सरकार ने इस परियोजना से हाथ खींचकर चीन की मंशा पर पानी फेर दिया है। गेम चेंजर मानता था थाईलैंड। शुरुआत में थाईलैंड का प्रोजेक्ट को अपने लिए गेम चेंजर मानता था। इसे पनामा नहर की तर्ज पर बनाने की बात थी, जो दक्षिण चीन सागर को हिंद महासागर से जोड़ देती। अब थाई सरकार को लगता है कि इस परियोजना से उसे कोई लाभ नहीं है, इससे ज़्यादा राजस्व भी नहीं आएगा। चीनी दखल बढ़ने का खतरा। थाईलैंड को यह बात भी समझ में आ गई है कि क्राप प्रोजेक्ट के चलते अमेरिका और भारत जैसे देशों से उसके रिश्ते खराब हो सकते हैं। एक चिंता यह भी है कि यह प्रोजेक्ट म्यांमार और कंबोडिया जैसे गरीब दक्षिण पूर्व एशियाई देशों की आज़ादी खतरे में पड़ सकती है, जो चीनी दखल के चलते पहले से ही काफ़ी परेशान है। निक्सन ने भारतीय महिलाओं को कहा था दुनिया में सबसे बदसूरत। अमेरिका में कुछ ऐसे टेप सामने आए जिससे पता चलता है कि पूर्व रिपब्लिकन राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन के मन में भारतीयों के प्रति नफरत का भाव भरा हुआ था। उन्होंने बेहद आपत्तिजनक टिप्पणियों की थी, जैसे कि दुनिया में सबसे कुरूप दिखने वाली महिलाएं भारतीय हैं। अमेरिकी चुनाव में नस्ली भेदभाव का मुद्दा गरमाने के साथ 37वें राष्ट्रपति निक्सन की भी चर्चा आ गई। अमेरिका के सबसे चर्चित वाटरगेट कांड के बाद पद से हटाए गए निक्सन 1969 से 1974 तक राष्ट्रपति थे। प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर गैरी बास के मुताबिक निक्सन ने कहा था कि भारत के लोग अरुचिकर होते हैं। यह बात निक्सन ने जून 1971 में ओवल ऑफिस में तत्कालीन राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हेनरी किसिंजर और व्हाइट हाउस के चीफ ऑफ स्टाफ HR होल्डमैन के साथ बातचीत के दौरान कही थी। बास ने कानूनी मदद के बाद रिचर्ड निक्सन प्रेसिडेंशियल लाइब्रेरी एंड म्यूजियम से यह टेप हासिल किए हैं। किसिंजर ने कहा था, निक्सन ने कहा था, इसमें कोई संदेह नहीं है कि दुनिया में सबसे बदसूरत महिलाएं भारतीय हैं। इनमें कोई आकर्षण नहीं। 4 नवंबर 1971 को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के साथ व्हाइट हाउस शिखर सम्मेलन से एक निजी ब्रेक के दौरान निक्सन ने किसिंजर से कहा था कि भारतीयों में यौन इच्छाओं की कमी होती है। नवंबर 1971 में भारत पाक के बीच तनाव पर किसिंजर व तत्कालीन विदेश मंत्री विलियम रॉजर्स के चर्चा में निक्सन भारतीयों के बारे में कहते हैं, मुझे नहीं पता वे बच्चे कैसे पैदा करते हैं।
विदेश नीति पर नफरत का असर। बास के मुताबिक इन टेपों से पता चलता है कि दक्षिण एशिया को लेकर इस दौर में अमेरिका की विदेश नीति पर निक्सन की इस नफरत का कितना असर रहा होगा। उनके अनुसार किसिंजर भी भारतीयों के बारे में अच्छा राय नहीं रखते। उन्होंने निक्सन से कहा था कि चापलूसी में भारतीयों को महारत हासिल है। चापलूसी में भारतीयों को महारत हासिल है, इसलिए बुरे दौर में वे 600 साल तक बचे रहे। वह 1971 में पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश से आए लाखों शरणार्थियों को शरण देने के लिए भारत और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के खिलाफ थे। किसिंजर ने भारतीयों के बारे में कहा था, वे मैला ढोने वाले लोग हैं। अगस्तन 1971 में किसिंजर ने निक्सन से कहा था, पाकिस्तानी अच्छे लोग हैं, लेकिन उनकी मानसिक संरचना असभ्य है। वे भारतीयों की तरह चालाक नहीं है। गुलाम कश्मीर की संपदा तबाह कर रहा है चीन। पाकिस्तान ने अपने आर्थिक स्वार्थ में एक तरह से गुलाम कश्मीर को गिरवी रख दिया। ऐसे में अब चीन वहाँ मनमानी कर रहा है। गुलाम कश्मीर की शानदार हरी भरी वादियाँ और आकाश छूते पहाड़, नदियाँ व झीलें सब अपना रूप खोने लगे हैं। दरअसल नीलम और झेलम दरिया जल विद्युत परियोजना के नाम पर पर्यावरण को भारी नुकसान पहुँचाया गया। पहाड़ों को काटा जा रहा है, जंगल साफ हो रहे हैं, दरियाओं के पानी को बाहर रोक दिया है। प्यासे मुजफ्फराबाद शहर से गाँव तक विरोध के स्वर उठ पड़े। चीन और पाक के खिलाफ लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। वहीं पाकिस्तान की आंखों पर चीन के पैसे का चश्मा चढ़ा है। मुजफ्फराबाद के लोग कहते हैं 2018 में गुपचुप बांध का काम शुरू हुआ। जब बात समझ में आई तब तक चीनी कंपनी नीलम और झेलम दरिया के आसपास के क्षेत्र को बर्बाद कर चुकी थी। उन्होंने कहा, वे काम बंद करवाने के बाद ही दम लेंगे। चीन व पाक में 18,000 करोड़ का समझौता हुआ। दरियाओं पर कब्जा कर पाक व चीन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव का उल्लंघन कर रहे हैं। इमरान खान सरकार ने चीन से पैसा ऐंठने के लिए सौदा किया है। चीन की गार्गेज कारपोरेशन कंपनी नीलम और झेलम पर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का निर्माण कर रही है। परियोजना से 1124 मेगावाट विद्युत उत्पादन होगा। बहाव रोकने से दोनों दरिया नाला बन चुके हैं। नाराज लोगों का कहना है कि वे पहले ही पानी की कमी से जूझ रहे हैं। अब झेलम के पानी की दिशा मोड़ उसे पाकिस्तान ले जाने से भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। चीन की कंपनी ने डैम स्थल के आसपास पहाड़, पेड़ सब खत्म कर दिए हैं। अखरोट, सेब, चेरी, औषधि जड़ी बूटियां व देवदार, कैल, चीर के पेड़ पौधे काट दिए गए। लोग पर्यावरण बचाने के प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन कहीं उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। संरक्षित कर लें गंगा की डॉल्फिन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट एलिफेंट की तर्ज पर प्रोजेक्ट डॉल्फिन की घोषणा की है। गत 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, प्रोजेक्ट डॉल्फिन से जैव विविधता को मजबूती मिलने के साथ ही रोजगार के अवसर सृजित होंगे, साथ ही साथ पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। जिस तरह से वन में बाघों का महत्व है, वैसे ही नदियों के लिए डॉल्फिन खास है। गंगा में पाई जाने वाली डॉल्फिन प्लेटिनिस्टा गैजेटिका सोस के नाम से प्रसिद्ध है। एक समय था जब गंगा व उसकी सहायक नदियों में लाखों की संख्या में डॉल्फिन थी, लेकिन उनका बेतहाशा शिकार होने, नदियों में बांधों व बैरेज का निर्माण होने व प्रदूषण से इनका अस्तित्व संकट में पड़ गया। इस समय 2000 से भी कम डॉल्फिन शेष हैं। संकटग्रस्त प्रजाति होने के कारण इसे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की सूची में शामिल किया गया। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ 1996 में ही इसे गंभीर विलुप्त प्राय प्रजाति की श्रेणी में शामिल कर लिया था। यानी राष्ट्रीय से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसके संरक्षण को लेकर कार्य होते रहे हैं। गंगा डॉल्फिन कोई मछली नहीं, बल्कि गहरे भूरे रंग की स्तनधारी जीव है। इसकी लंबाई करीब 2 मीटर से 2.70 मीटर तक होती है और वजन 100 से 150 किलोमीटर तक होता है। वे आवाज़ को लेकर बेहद संवेदनशील होती हैं। गंगा डॉल्फिन कंपन वाली आवाज़ निकालती हैं, जो किसी भी चीज़ से टकरा कर वापस आ जाती है। इससे उसे पता चल जाता है कि शिकार कितना बड़ा और कितने नज़दीक है। डॉल्फिन 10 से 15 मिनट तक पानी के अंदर रह सकती हैं। हालांकि सांस लेने के लिए उसे हर 1 से 2 मिनट में पानी की सतह पर आना पड़ता है। डॉल्फिन को सुरक्षा देने के लिए बिहार सरकार ने 1991 में राज्य में सुल्तानगंज से लेकर कहलगांव तक करीब 50 किलोमीटर क्षेत्र को गैगेंटिंग रिवर डॉल्फिन संरक्षित क्षेत्र घोषित किया था। जनवरी 2014 में ICAF GH के कंसल्टेंट द्वारा एशियन डेवलपमेंट बैंक के सहयोग से भागलपुर जल आपूर्ति प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार की गई थी। इसके तहत भागलपुर शहर की उत्तर पश्चिम सीमा तक बह रहे नदी जल प्रवाह प्रयोग के साथ एक जोड़े इंटेक वेल
किनारे से 100 मीटर दूर नदी के तल में स्थित के जरिए नदी जल निकासी की व्यवस्था की बात कही गई थी, लेकिन कुआं खोदने व पंपिंग से होने वाले शोर से डॉल्फिन की जान के लिए खतरा और बढ़ सकता था। लिहाजा इसके निदान के लिए और संरक्षित क्षेत्र को शहर के प्रदूषण से बचाने के लिए कुछ योजनाएं बनाई गई थी। अनेक प्रकार के सुझावों एवं अनुशंसाओं के बाद रिपोर्ट में न्यू भागलपुर वाटर सिस्टम के साइट के समीप पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत डॉल्फिन पार्क बनाने का सुझाव दिया गया। इससे यह शहर आकर्षण का केंद्र बन सकता था, जहां लोग सुकून के साथ समय बिताने के लिए आ सकते थे। पार्क में डॉल्फिन व अन्य जीव व जैव विविधता को लेकर लोगों में जागरूक करने की योजना थी, लेकिन इस पर ज़्यादा काम नहीं हो सका। परस्पर समन्वय की कमी के कारण डॉल्फिन के अस्तित्व का संकट बरकरार रहा और इसकी आबादी घटती गई। प्रोजेक्ट डॉल्फिन की घोषणा के बाद अब फिर से एक उम्मीद जगी है और इस दिशा में काम कुछ आगे बढ़ेगा। डॉल्फिन संरक्षण के लिए एक ठोस कार्य योजना बनाने की आवश्यकता है। नीति निर्माताओं को इस दिशा में सोचना होगा। साथ ही हम लोगों को इसके प्रति संवेदनशील बनाने से लेकर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन प्रोग्राम से जुड़े लोगों के कौशल विकास करने की जरूरत होगी। पनीर वाला गांव से नाम से जाने लगा रोती की बेली। पर्वतीय काश्तकार अब नकदी फसल के साथ ही दुग्ध निर्मित उत्पादों में भी नए आयाम स्थापित कर रहे हैं। उत्तराखंड के टिहरी जिले के जौनपुर ब्लॉक का ऐसा ही एक गांव है रौतू की बेली। मसूरी उत्तराकाशी मार्ग पर सुखाखोली से मात्र 5 किलोमीटर दूर और मसूरी से 17 किलोमीटर दूर बसा यह गांव वर्तमान में पनीर उत्पादन के लिए चर्चा में है। पनीर बेचकर गांव का प्रत्येक परिवार प्रति माह 15,000 से लेकर 35,000 रुपये तक की आय अर्जित कर रहा है। 250 परिवारों वाला इस गांव की आबादी 1500 के आसपास है। गांव के ऊपर बांज, बुरांस, देवदार और चीड़ का घना जंगल है, जो ग्रामीणों के पशुओं के लिए भरपूर चारा उपलब्ध कराता है। वही वजह है कि गांव के 90% परिवार पशुपालन व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। पनीर उत्पादन से जुड़े पूर्व प्रमुख कुंवर सिंह पवार कहते हैं, पहले गांव से 35 से 40 परिवार ही पनीर बनाते थे, लेकिन अब तो लगभग सभी परिवार इस व्यवसाय से जुड़ चुके हैं। हर परिवार रोजाना 2 से 4 किलो तक पनीर तैयार कर लेता है। अब तो गाँव के युवा भी रोजगार के लिए शहरों का रुख करने के बजाय पनीर उत्पादन की रुचि दिखाने लगे। रौतू की बेली के प्रधान भाग सिंह भंडारी कहते हैं कि ग्रामीण पहले मसूरी और देहरादून जाकर दूध बेचा करते, लेकिन अब उन्होंने कुछ ग्रामीणों को मसूरी के बाजार में पनीर बेचते देखा तो स्वयं भी इससे हाथ आजमाना शुरू कर दिया। आयात पर अपनी निर्भरता खत्म करें, ऑटो सेक्टर। नितिन गडकरी। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने देश के वाहन एवं कारपोरेट उद्योग जगत से आयात पर अपनी निर्भरता खत्म करने को कहा है। ऑटो कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के वार्षिक सत्र में गडकरी ने शनिवार को कहा, इस उद्योग को आयात के स्थान पर कोई स्थानीय विकल्प तैयार करना चाहिए। उन्होंने उम्मीद जताई है कि अगले 5 वर्षों में भारत दुनिया भर का ऑटो प्रोडक्शन हब बन सकता है। एमएसएमई मंत्रालय का भी कार्यभार संभाल रहे गडकरी के मुताबिक देश के वाहन क्षेत्र में दुनिया का शीर्ष उत्पादन केंद्र बनने की क्षमता है। सरकार ने भारतीय कंपनियों द्वारा निर्यात को प्रोत्साहन के लिए कई कदम उठाए हैं। राम केवल नाम नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति का अधिष्ठान तत्व है। यह भारतीय संस्कार परंपरा की रीढ़ है। यह सनातन संस्कृति एवं धर्म का प्राण तंत्र है। यह शब्द राष्ट्र मंगल का जय घोष है। राम आदर्श के चरम बिंदु है, धीरता के सागर है, विनम्रता के शिखर है, मैत्रीभाव के गौरव है, वात्सल्य के गागर है। यदि भारतीय सनातनी गौरवमयी परंपरा की कल्पना राम के नाम के बिना की जाए तो संभव नहीं। राम हर जन्म के रोम रोम में बसे हुए हैं। राम भारतीय जनमानस के हृदय का स्पंदन है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का जीवन प्रेरणा की पुस्तक है, संस्कार की पाठशाला है। व्यक्ति का जीवन कैसा हो, वह अपने जीवन के उच्च आदर्श कैसे स्थापित करे, यह हम राम के जीवन से सीख सकते हैं। राम केवल आध्यात्मिक पुरुष नहीं, वह आधुनिकता में नवीनता के चरम है। राम में विज्ञान है, राम में प्रबंधन है, राम प्रबंधन के श्रेष्ठ गुरु हैं। राम समाज अभियांत्रिकी के मूल हैं। भारतीय जनमानस सदियों से राम नाम से ही जीवन का अर्थ सीखता रहा है। राम नाम के सहारे वह जीवन नया पार लगाने का उपक्रम है। यह नाम ही उसे कई अवगुणों से बचाता रहा है। राम नाम में अद्भुत लोक जीवन बसा हुआ है। यह नाम व्यक्ति शक्ति एवं सामर्थ्य की घुट्टी है।
यह सकारात्मकता का उच्चतम बिंदु है। आलोचना का विष पीकर व्यवहारिकता का अमृत कैसे बांटा जाए, यह राम को सीख सकते हैं। राम और राम नाम दोनों ही अपने भक्त एवं शक्ति का मार्ग दिखाते हैं। यह ऐसा मार्ग है जो जीवन की वास्तविकता से हमें परिचित कराता है। राम नाम के सहारे ऋषि मुनियों ने जीवन तत्वों की खोज की। वे तत्व मोक्ष के द्वारा खोल लेते हैं, जिन्हें प्राप्त कर जीवन अमृत रस का पान किया जा सकता है। इससे हमें वैचारिक सुचिता का उपहार मिलता है। राम नाम एवं राम तत्व के सहारे जीवन में मंगल की खोज की जा सकती है और यह सदियों से की जा रही है। एक भी इंच जमीन नहीं छोड़ेंगे। मास्को में भारत और चीन के रक्षा मंत्रियों के बीच शुक्रवार को हुई 2.5 घंटे लंबी बातचीत का तत्काल कोई नतीजा निकलता नहीं देखा तो लेकिन चीन पक्ष को भारत ने स्पष्ट कर दिया कि पूर्वी लद्दाख में अपने हिस्से की 1 इंच जमीन से भी समझौता नहीं होगा। चीन के रक्षा मंत्री वेई फेंग के समक्ष रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने साफ कहा, भारत अपनी संप्रभुता अखंडता पर कोई खरोंच नहीं आने देगा। पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण पर जारी सैन्य तनाव के बीच दोनों देशों के शीर्ष नेताओं की शुक्रवार को पहली बार मुलाकात हुई। भारतीय समय अनुसार शुक्रवार देर रात इस मुलाकात को लेकर शनिवार को बयान जारी किया गया।